बेटा अब अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली डिमांड फंक्शन मैंने आपको कल शॉर्ट में बताया था। तो डिमांड फंक्शन शोज यू द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, जैसा हमने पहले कल पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जो भी फंक्शनल रिलेशन मतलब जब अपन मैथमेटिकल वे में उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डिमांड का रिलेशन विद टू इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, मतलब जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से डिमांड के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ है या डिमांड पे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइप ऑफ इट्स फंक्शन या एनी टाइप ऑफ कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन से अगर डिमांड चेंज हो रही है और उसको अपन अगर फंक्शनल वे में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट, दो टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं। अब डिमांड दो टाइप के, तो फंक्शनल रिलेशन भी दो टाइप्स में होंगे। वन वुड बी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, नेक्स्ट वुड बी मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मीन्स dx जो है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डिमांड ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, x मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड। ठीक है, तो dx हियर डिनोट्स डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसके बारे में बता रहा है। एफ मीन्स द फंक्शनल रिलेशन, एफ मीन्स फंक्शनल रिलेशन, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? पी एक्स। तो पी मतलब क्या होता है बेटा? तो पी मतलब होता है प्राइस, और पी एक्स की बात कर दूं मतलब क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो ये इन्फ्लुएंशियल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट पी आर, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। रिलेटेड प्रोडक्ट वुड कंसिस्ट ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं तो वाई, आपने पढ़ रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वाई मीन्स इनकम ऑफ अ पर्सन। तो वाई मतलब क्या होता है? इनकम। तो हमने पढ़ा ही था कि इनकम जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव रिलेशन शो करती है। नेक्स्ट होता है टी, टी मतलब क्या होता है? तो बेटा टी मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने टेस्ट डिसाइड किया होगा कि अगर कोई चीज़ का टेस्ट अच्छा होता है तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, टेस्ट बुरा होता है तो ये अनफेवरेबल है। तो टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस, यस और नो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एफ। तो एफ मतलब क्या होता है? तो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अगर फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, मीन्स इफ एनीथिंग एज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो अपन उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से। तो अगर अपन मैथमेटिकल वे में ये जो ये आपको पता होगा कि ये सारे डिटरमाइनिंग फैक्टर्स थे। ये पी आर मतलब मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड लिख देती हूँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है ना। तो ये सब क्या थे हमारे मैथमेटिकल वे के अंदर, अपन ने डिटरमाइनिंग फैक्टर को शॉर्ट डोनेशन दे दिया या एक नेम दे दिया, हमने डिनोट कर दिया किसी चीज़ से। वैसे ही अपन मार्केट डिमांड के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट डिमांड के अंदर क्या होता है? तो बेसिकली मार्केट डिमांड dx मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड। तो dx मीन्स डिमांड ऑफ कमोडिटी, सेम हियर। f मीन्स इट शोज यू द फंक्शनल रिलेशन। नेक्स्ट px, px मतलब प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। नेक्स्ट pr, तो pr तो अपन पढ़ ही चुके हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, सब्सटीट्यूट गुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y मीन्स इनकम ऑफ अ पर्सन। t मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और f मतलब फ्यूचर में कभी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाई हो जाए या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, तो वो है। नेक्स्ट p0, इसमें जो नई चीज़ आई वो क्या आई थी? p0। p0 मीन्स या अपन po बोल सकते हैं इसको। तो ये अपन को बताते हैं साइज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन किसको कंसिस्ट करके बनी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन मतलब आपकी पॉपुलेशन किसको कंसिस्ट करके बनी है, कितने कैसे कैसे लोग हैं आपकी पॉपुलेशन में। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है एस। एस मतलब बेटा सिंपल सी चीज़ है कि हम सीज़न की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सीज़न की या वेदर की बात कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी डी, डी मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चल रहा है वही चीज़। ओके, तो दीज वर दी फंक्शंस ऑफ डिमांड। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा अब एक जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है डिमांड शेड्यूल। वैसे तो अपन ने शॉर्ट में इसको कल पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल शोज यू द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, ये आपको क्या देता है? ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता है रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो जो भी आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर रखी है, अलग अलग प्राइजेस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल एक अब आप सोचो कि यहाँ पे अपन ने एक टेबल बना दी, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे हमने एक टेबल बना दी, तो टेबल फॉर्म में हमने डेटा लिख दिया कि जस्ट अज्यूम अपन मैंगो की बात कर लेते हैं।
ठीक है। मैंगो अगर 25 ले लेते हैं, 25 रुपये पर केजी होता है, तो हम कितने केजी खरीदते हैं? 1 केजी खरीदते हैं। कितना केजी खरीद रहे हैं? 1 केजी। मीन्स प्राइस बता दी, क्वांटिटी बता दी। अब हमारे पास अगर 50 रुपये पर केजी हो जाता है मैंगो, तो हम क्या कर देंगे? आधा किलो कम खरीदेंगे। सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ गई तो हम ज़्यादा खरीदेंगे क्या? नहीं, हम कम खरीदेंगे। तो मान लो अपन ने 500 ग्राम्स खरीद लिया, ठीक है, 0.5 केजी बोल सकते हैं इसको। 0.5 केजी मतलब 500 ग्राम, आधा किलो। अब प्राइस जो है वो 75 रुपये पे पहुंच गई, तो अपन ने कितने मैंगो खरीद लिए? 250 ग्राम्स। येस और नो? ठीक है। तो जब अपन ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। ठीक है। इट मे बी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और इट मे बी ऑफ मार्केट डिमांड। अगर आप मार्केट डिमांड की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक पर्सन के साथ 2-3 पर्सन का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल पढ़ाई था ना, वैसे। तो जब भी आप टेबुलेशन वे में डेटा को प्रेजेंट करोगे तो उसको बोलेंगे शेड्यूल। एंड अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो टॉपिक में आती है वो ये होती है कर्व ऑफ डिमांड। तो हमने पढ़ रखा है कि डिमांड कर्व जो होता है वो इट शोज यू द नेगेटिव रिलेशन एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपी। डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपी होता है, मतलब नीचे की साइड जाता है। तो ये क्यों होता है? तो बेटा ये तो अपन ने पढ़ा है कि एज इट शोज यू द नेगेटिव रिलेशन, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इट शोज यू द नेगेटिव रिलेशन और वी कैन से इट शोज यू द इनवर्स रिलेशन। दैट्स द रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ योर कर्व। अब जब अपन ये टेबुलेशन वाला जो डेटा है इसको जब अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं अपन? ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो अपने पास क्या बन के निकल के आता है? तो अपने पास जो कर्व आता है उसको अपन क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। ठीक है। तो देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख लेते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। जैसा इंडिविजुअल में होता है वैसे ही मार्केट डिमांड में भी होता है। तो अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं 0, यहाँ पे अपन लिखने वाले बेटा प्राइस, और यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं क्वांटिटी। ठीक है। तो अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो एक ब्लॉक जो होता है या 1 स्केल जो है ये 250 ग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना? 250 ग्राम्स। यहाँ पे 500 ग्राम्स, यहाँ पे 750 ग्राम्स और यहाँ पे 1000 ग्राम्स, मतलब कि 1 केजी। सिंपल सा। अब मैंने सारे फिगर ग्राम्स में ले रखे तो मैं ग्राम्स में ही चला रही हूँ, अदरवाइज आप 0.25 केजी, 550 केजी, 50 केजी, 0.75 केजी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन 25 का गैप रख लेते हैं, मतलब ये 25 0 to 25, फिर 25 to 50, 50 to 75। यस और नो? तो अब अपन स्टार्टिंग करते हैं। अगर 25 रुपये होता है प्राइस तो हम 1 केजी खरीदते। तो देखो 25 के नीचे 1 केजी कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। ये तो आपको क्लियर है, 25 के सामने जाते जाओ जब तक 1 केजी नहीं आ जाता। नेक्स्ट कंडीशन, 50 रुपये में कहाँ आ रहा है? 500 ग्राम्स आ रहा है। तो देखो 50 रुपीज़ देखो और 500 ग्राम्स कहाँ आया? यहाँ पे आ गया। तो अपन ने कितना खरीद लिया? 500 ग्राम्स 50 रुपीज़ में, मतलब अपन कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं 75 रुपये की, तो 75 में कितना आ रहा है? 250 ग्राम्स। तो 250 ग्राम्स कहाँ है? यहाँ पे। तो अपन ने 75 के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो अब अपन ने कर्व देखा कि कर्व की स्टार्टिंग कैसी हो गई। तो बेटा देखो ये कर्व यहाँ से यहाँ, मतलब आप बेटा स्केल से करना तो सही रहेगा आप लोगों के लिए, आपको एक स्ट्रेट दिख जाएगा। मेरे थोड़े से स्केल नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही किया। तो अपन को कर्व कैसा शो कर रहा है? मतलब अपन को कर्व क्या बता रहा है? अपन को कर्व नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू राइट या फिर व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ शेड्यूल्ड फॉर्म ऑफ डेटा इन अ कर्व और ऑन अ ग्राफ पेपर, इट्स नोन एज कर्व। तो अपन उसको क्या बोल देंगे? कर्व। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलेशन टेब्यूल्ड डेटा वुड बी नोन एज कर्व प्रेजेंटेशन। तो अपन ने यहाँ पे क्या बना लिया? कर्व बना लिया। ठीक है। यहाँ पे प्राइस आते हैं या फिर यहाँ पे क्वांटिटी, या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे अदर फैक्टर्स आते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों पे अपना क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये बेटा आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसे ही मार्केट डिमांड का कर्व भी बनता है जब अपन सबको कंबाइन करके बनाते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा कि मार्केट डिमांड का कर्व आप अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि डिमांड का जो कर्व होता है वो कैसा होता है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि डिमांड कर्व जो होता है वो कैसा होता है? ये जो होता है इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, या ये जो होता है ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है? इन्वर्स रिलेशन। तो इसके फीचर पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर ऑफ डिमांड कर्व इज दैट it shows you the inverse relation. Inverse relation means it shows the negative relation between the price of a product and its quantity demanded. Simply we can say कि negative relation means when price increases demand decreases, when price decreases demand increases. ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? inverse relation बोलते हैं। क्या बोलते हैं? inverse relation.
नेक्स्ट नंबर पे अपन बात कर सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ये तो आप लोगों को पता है कि अभी मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, अदरवाइज अपन इस चीज़ को काय पे प्लॉट करते, ग्राफ पेपर पे। तो इट शोज यू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलेटेड डेटा। जो भी आपने डेटा टेबल की फॉर्म में या शेड्यूल की फॉर्म में लिखा उसको आप ग्राफ पे प्रेजेंट कर दोगे तो उसको क्या बोल देंगे, कर्व बोल देंगे। तो एक फीचर ये भी है दैट इट शोज यू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे डेटा पढ़ना डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राफ पे पढ़ना, तो ग्राफ पे अपन ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाता है रिलेशन डायरेक्ट। नेक्स्ट देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। सिंपल अपन थर्ड फीचर ये बोल सकते हैं कि कितने टाइप के डिमांड कर्व होते हैं, 2 टाइप्स के। मतलब बेसिकली एक ये तो अपन ने इंडिविजुअल डिमांड का बनाया, ऐसा ही मार्केट डिमांड का भी कर्व बनता है, ठीक है, अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ही था, है ना। तो ये हो जाएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, मीन्स देयर मे बी द इंडिविजुअल डिमांड कर्व और देयर मे बी द मार्केट डिमांड कर्व। जो भी कंडीशन होगी हम वो बना सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में अपन एक टॉपिक देखेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, कि मार्केट का लॉ क्या होता है डिमांड का, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं। अभी अपन जैसा अपने ये डिमांड कर्व या ये कंटिन्यूएशन में ही पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड को क्या होता है। तो वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स यू, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या स्टेट करता है, दैट एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट इफ एवरीथिंग, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, देन if price increases then demand automatically decreases, or we can say if price decreases then demand automatically increases, means other factor remains constant if everything, or we can say इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अदर फैक्टर। अगर हमारी इकोनॉमी में या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट देन इट इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स डिमांड। समझ में आ गया, मतलब कि अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है चेंज होती है तो उससे डिमांड भी डेफिनेटली चेंज होती है, और वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस से। समझ गए आप लोग। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसका एक और नाम है, इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये एक फर्स्ट लॉ था जिसने आगे फर्दर सप्लाई का लॉ दिया, दूसरे मार्केट से रिलेटेड लॉ जो है वो प्रोवाइड हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट लॉ ऑफ डिमांड शोज यू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, बट वन थिंग इज टू बी कंसिडर्ड दैट अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट और अदर फैक्टर शुड बी कॉन्स्टेंट। मतलब ये ऐसी कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल होगा जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब ना मार्केट में रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है, ना ही हमारी पॉपुलेशन की इनकम कभी पर्सन की इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। तो अब फिर उसके बाद आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है, दैट डिमांड कर्व शोज यू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आप लोगों को सीखनी है। अब नेक्स्ट चीज कंडीशन या नेक्स्ट चीज़ में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि दैट व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशन होती है, इससे रिलेटेड कि कर्व डाउनवर्ड स्लोपी क्यों होता है, ये कर्व नेगेटिव रिलेशन ही क्यों शो करता है, ठीक है, क्या रीज़न है ये नेगेटिव रिलेशन शो करने का, ये अपन पढ़ेंगे। प्लस एक्सेप्शंस केसेस पढ़ेंगे, कहाँ पे लॉ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप यू आर गॉट इट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अपन नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।